तो आज से वी विल स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। ठीक है। अब जब आपने इंटेंशियल किया था, डिस्ट्रक्टिव किया था, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई हम ना इन दी एंड मैथ वगैरह वाला पार्ट हटाओ, तो इन दी एंड हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, है ना। अगर मैं एग्जांपल लूं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी थी हमने हमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, उसको अलग अलग टेस्ट किया था। वन सैंपल टेस्ट से, टू सैंपल टेस्ट से, चीज को टेस्टिंग से उसको टेस्ट किया था, है ना। तो जो हाइपोथेसिस हम बिल्ड कर रहे हैं वो ऐसे ही रैंडमली तो कुछ भी बोलूंगा नहीं मैं, है ना। रैंडमली बोल के मैं उसको टेस्ट करके अपने आप को डिस्प्रूव कर रहा हूँ, तो उसका तो पॉइंट ही नहीं है कुछ, वो तो मैं लगा रहूंगा। मैं हाइपोथेसिस किस बेसिस पे बना रहा हूँ कि भाई मेरे को डेटा के अंदर कुछ पैटर्न मिला, उस पैटर्न के बेसिस पे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, है ना। तो इन दी एंड अगर मैं बहुत कोर पे बात करूं, तो वी आर ओनली रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। हम पैटर्न्स ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइट। तो जब मैं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में या इन्फेंशनल स्टैट्स में ज्यादा चीजें आपने देखा होगा मैनुअल है, मतलब डेफिनेटली हमने कोड से उसकी कैलकुलेशंस करी थी, बट चीजें मैनुअल है स्टिल, राइट। मेरे को अगर 100-200 रोज आ रही है मेरे पास, तब तो मैं मैनुअली उसको कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट जो एक्चुअल मेरे पास डेटा होता है उसके अंदर 100-200 रोज तो होंगी नहीं, उसके अंदर होती है करोड़ ऑफ रोज, है ना। तो मेरे को एक मेथड चाहिए इसको ऑटोमेट करने का, मेरे को मेथड चाहिए इसको ऑटोमेट करने का, ठीक है। और ऑटोमेट करने के साथ साथ मेरे को इन डेप्थ एनालिसिस भी चाहिए, पॉइंट। ये जो डिस्क्रिप्टिव से या इन्फेंशियल से मैंने एनालिसिस किया, वो एक बेस लेवल एनालिसिस था, ठीक है। मेरे को इन डेप्थ एनालिसिस भी जाना है, ठीक है। तो दोनों चीजों को पॉसिबल कर पाने के लिए वी स्टडी मशीन लर्निंग, ठीक है। मैं जो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा था अभी तक मैन्युअली, वो सेम पैटर्न रिकॉग्नाइज करना मैं अपनी मशीन को सिखा देता हूँ, ठीक है। अपने कंप्यूटर को मैं ट्रेन कर देता हूँ उन्हीं सेम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। एंड जब मैं अपने मशीन को कुछ सिखा रहा हूँ, मशीन को सीख रही है, तो दैट इज बेसिकली मशीन लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर हम कई सारे एल्गोरिथम्स यूज करते हैं अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। एंड इसके अंदर हम कुछ ना पैरामीटर्स ले लेते हैं, ठीक है। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम जज कर पाते हैं, मतलब बेसिकली अब हम उस वाली कैटेगरी में आ गए, उस वाली टेरिटरी में आ गए जब हम एक्चुअल प्रिडिक्शंस कर पाएंगे, ठीक है। सो अब एक्चुअल प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन करने के लिए मैंने जब आपको इन्फ्लुएंशियल में या डिस्क्रिप्टिव में जब हम बात कर रहे थे, तो हमने ना पैरामीटर्स देखे थे, राइट। कि भाई कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसी चीज के बेसिस पे करूंगा, ठीक है। तो हम ना अपने डेटा को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, हम दो तरीके से अपने डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऐसे वेरिएबल जिसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड वन इज जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। हमने इन्फेंशियल में एक डेटा सेट यूज किया था टाइटैनिक, उसका एग्जांपल लेते हैं। उसके अंदर मेरे पास काफी सारे कॉलम थे, लाइक एज था, फेयर था, ठीक है, सेक्स था, उसके बाद एम्बार्क था, डेक था, काफी सारे पैरामीटर्स थे, ठीक है। और एक पैरामीटर मेरे पास सर्वाइव था, ठीक है। तो अब अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूं, तो मैं क्या प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। मैं इस डेटा सेट की बात करूं, सर्वाइवल में प्रेडिक्शन करना चाहूंगा कि भाई मेरी शिप पे एक पर्सन आ रहा है, उससे मैं उसका एज, उसने कितना पे किया, उसका जेंडर क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन मेरे को डायरेक्टली मिल सकती है। वो पर्सन सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये चीज मेरे को देखनी पड़ेगी, ठीक है। करेंगे पॉइंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे लोन्स वगैरह की जब हम बात करते हैं, जब हम लोन्स वगैरह की बात करते हैं, तो लोन लेने के लिए हर एक कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, है ना। एंड जब आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करोगे, तो उस पॉलिसीज को अगर आप लाइक रेगुलेट हो, आप उस पॉलिसी से कंप्लाई कर रहे हो, आपका जो भी हिस्ट्री है, जो भी आपकी डेटा है, वो उन पॉलिसीज के अंडर फॉल कर रहा है, तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। ये किस बेसिस पे वर्क करता है, ये भी वर्क करता है एक्चुअली मशीन लर्निंग के ऊपर ही, कि भाई वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, आपका ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, आपकी एज क्या है, आप क्या जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेते हैं। एंड इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आप लोन को पूरा रीपे कर पाओगे या फिर आप डिफॉल्ट कर जाओगे, ठीक है। अगर प्रिडिक्शन आता है कि आप डिफॉल्ट करने वाले हो, तो आइदर दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर आपको लोन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका, इसको ना हम पीडी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की बात करते हो, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की बहुत ज्यादा है, आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपकी प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की बहुत कम है, तो आपको लोन दे दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू मशीन लर्निंग ओनली, ठीक है। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा डीप लर्निंग के भी कंसेप्ट आते हैं, बट हाँ बेस उसका मशीन लर्निंग ही है। तो आपको समझ आया कि डेटा को मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूँ। एक होता है मेरा जिसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, और दूसरा इज जो मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, ठीक है।
इतना कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो आप किसी भी डेटा सेट को अगर देखोगे तो उसमें से आप इन वेरिएबल्स को अलग कर पाओगे। राइट, राइट, ठीक है। तो मेन अपने मशीन लर्निंग पे आते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं एक बार। तो जब मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो फाउंडेशन वर्क की बात करेंगे। जो भी हम बात कर रहे हैं वो सब फाउंडेशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आएगा डेटा प्रीप्रोसेसिंग। जो आपने डेटा लिया, वो डेटा ना सीधे से मॉडल को देने के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है, क्यों रेडी नहीं होता? क्योंकि जो अब देखो, जो मेरी मशीन है, जो मेरा कंप्यूटर है, वो बाइनरी समझती है। ठीक है, या फिर मैं उसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि भाई वो मैथ समझती है सिर्फ, है ना? कि बाइनरी आर बेसिकली नंबर्स, नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन ही होती है। तो मेरी जो मशीन है वो सिर्फ मैथ समझती है। बट लेट्स से मैंने कोई अपना डेटा सेट लिया, उसके अंदर ना मेरा जेंडर वाला कॉलम था, उसके अंदर मेल फीमेल लिखा हुआ है। अब मेरे कंप्यूटर को नहीं पता कि भाई मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, उसको तो नहीं पता है। ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मेल फीमेल इनटू जीरो वंस। ठीक है, मैं मेल को जीरो असाइन कर देता हूँ, फीमेल को वन असाइन कर देता हूँ। जहां जहां पे मेल है वहां पे जीरो हो जाता है, जहां पे फीमेल है वहां पे वन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। सिर्फ यही पार्ट नहीं होता, डेटा को मशीन लर्निंग के लिए रेडी करना इज बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, समझ आ रहा है कंसेप्ट? ठीक है, उसके बाद वी विल डू ईडीएफ और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है, हमें अब डेटा पे पहले से कुछ एनालिसिस करना पड़ता है उसको एक्चुअली प्रिडिक्शन के लिए रेडी करने के लिए। ठीक है, ये एनालिसिस क्या हो सकता है कि भाई मेरे पास मिसिंग वैल्यूज कितनी है। ठीक है, मेरे पास आउटलायर्स हैं या नहीं है। ठीक है, या फिर मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर जो रेंज है वो छोटी है बड़ी है। ठीक है, या फिर कौन से कॉलम्स मेरे काम के हैं, कौन से कॉलम्स मेरे पास वेस्ट है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं टाइटैनिक वाले डेटासेट की, उसमें एक कॉलम है एम्बार्ग टाउन, में कॉलम है अबाउट टाउन, कि भाई जो पर्सन है वो किस टाउन से शिप पे चढ़ा है। ठीक है, इसका मेरे सर्वाइवल पे इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। भाई कोई भी पर्सन किसी भी टाउन से मेरी शिप पे चढ़े, जो सर्वाइवल वाला पार्ट आता है उसमें उसका एज मैटर करेगा, उसका जेंडर मैटर करेगा, वो किस किस लोगों के साथ आया वो मैटर करेगा। बट कहां से चढ़ा वो तो मैटर नहीं करेगा, है ना? कहीं से भी चढ़े। राइट, तो मैं इस तरीके के कॉलम को रिमूव कर देता हूँ अपने डेटा में से, ताकि मेरा मॉडल को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको भी रखूंगा तो वही वो इसको भी मैप करना चाहेगा कि भाई किस टाउन से सर्वाइवरशिप ज्यादा आ रही है, किस टाउन से कम आ रही है ना? उसका मेरा रियल लाइफ में तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो मैं सिर्फ जो मेरा मॉडल है उसको खराब करेगा, है ना? बात समझ आ रही है मेरी? तो इस तरीके मैं इसको हटा देता हूँ। सो दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। राइट, एंड जिसमें नल वैल्यूज हो गई या फिर जो मेरे पास स्क्यूड वैल्यूज हैं, आउटलायर्स वगैरह हैं, इन सबको एनालाइज करना इज ईडीएफ और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है, ईडीए का मतलब पता है आपको? आपने दो ईडीए के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं डिस्क्रिप्टिव में और इसमें लास्ट में। ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, कि आपको पता नहीं है डेटा के बारे में कुछ भी, आप रैंडम चीजें करके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। ठीक है, तो दैट इज ईडीए। ठीक है, तो जो आप डेटा एनालिसिस वाला जितना भी आपने पार्ट पढ़ा है ना, उसमें एक्चुअली आप ईडीए ही करते हो। ठीक है, जो विजुलाइज कर रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, डेटा एनालिसिस में आप जो भी बात कर रहे हो वो सब आपका ईडीए होता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग पे जाने से पहले आपको अपने डेटा के ऊपर डेटा एनालिसिस करना ही पड़ता है। बात समझ आइए? ठीक है, सो वो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के हिसाब से हम किस तरीके से करते हैं वो चीज सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एल्गोरिथम्स आ जाती हैं। ठीक है, दीज आर द एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब इंडियन मेरा गोल तो ये है ना कि भाई मेरे को मशीन को पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सिखाना है। सिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल सा एग्जांपल लूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ उसको समझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकता हूँ, मैं उसको समराइज कर सकता हूँ, मैं उसको और ब्रीफ आउट कर सकता हूँ, मैं डीप में जा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। राइट, राइट, सो इसको आप एज्यूम कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से सोच सकते हो कि भाई ये ना अलग अलग एल्गोरिथम्स है। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, डिसीजन ट्री की, रैंडम फॉरेस्ट की, एक इसमें मेंशन नहीं है, एक एसवीएम भी होता है इनकी। तो ये सब ना मेरे पास एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग की। पॉइंट कि मैं अपनी मशीन को किस तरीके से चीजें सिखा रहा हूं, उसकी एल्गोरिथम है। ओके, तो हम ये एल्गोरिथम्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दैट इज माय एल्गोरिथम्स। ठीक है, अब जब मैंने एल्गोरिथम से अपना मशीन को सिखा दी चीजें, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता ना कि भाई मेरी मशीन ने सही से चीज सीखी है या नहीं सीखी है। मैं भी अगर आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप स्कूल्स के भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
पूरे साल भर आपको पढ़ाते हैं, लास्ट में वो सिर्फ ये ज्यूम नहीं कर लेता ना कि जो भी उन्होंने पढ़ाया वो आपको समझ आया, दे कंडक्ट टेस्ट, उस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे दे जज कि कितना आपको समझ आया है, कितना नहीं समझ आया है। ठीक है, इसको इन द टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग वी कॉल दिस इवेल्युएशन। ठीक है, तो हम भी जब अपनी मशीन को ट्रेन कर लेते हैं, अपनी मशीन को चीजें सिखा देते हैं, तो हम भी उसको इवेल्युएट करते हैं कि मेरी मशीन ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे इवेल्युएशन एंड कंसोलिडेशन में वही वाला पार्ट आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने इवेल्यूशन वगैरह करी, मान लो मेरी मशीन ने ना बहुत कम सीखा, लेट्स से इसमें ना एक्यूरेसी आती है। ठीक है, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि भाई मैंने अपनी लेट्स से मेरे पास एग्जांपल लेते हैं 100 रोज थी, कोई मेरा डेटा था उसके अंदर 100 रोज थी, तो मैंने 80 रोज उसको सिखाने के लिए यूज कर ली, 20 रोज पे उसका एक टेस्ट ले लिया। ठीक है, अब 20 में से उसके कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। ठीक है, लेट्स से उसने 9 या 10 ही सही कर पाया, बाकी 10 गलत थे, तो एक्यूरेसी उसकी 50% के आसपास आ जाएगी, है ना। अब 50% एक्यूरेसी इज वेरी वर्स्ट, बहुत बेकार है। और 50% अगर एक्यूरेसी है तो एसेंशियली वो सिर्फ गेस कर रहा है आंसर, राइट। तो हमें एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अगेन वी हैव सम कांसेप्ट्स। ठीक है, ये जो एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, है ना। उसके अंदर डेटा मैं किस तरीके से फीड कर रहा हूं, या वो एल्गोरिथम किस तरीके से डेटा को ट्रेन कर रही है, उसके अंदर थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन मॉडिफिकेशंस में आते हैं हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग आ जाती है, स्किलिंग एंड जो पीसी है वो सब इसके पार्ट होता है। समझ आया, क्लियर है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे यहां तक, ये सब ना पार्ट होता है आपका क्लासिफिकेशन का, ये सब आपका पार्ट होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग दो तरीके से आप प्रेडिक्शन करवाते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि भाई आपने कोई कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, ठीक है, उसके अंदर वो डेटा को सॉर्ट करेगा। ठीक है, आपने जैसे सर्वाइवल वाला जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसी की बात करूं, तो आपने दो कैटेगरी सर्वाइव डिफाइन करी है, या तो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। अब वो डेटा को स्टडी कर रहा है, मेरा जो मशीन है, मेरा जो कंप्यूटर है, वो डेटा को स्टडी कर रहा है और वो पर्सन को सॉर्ट कर रहा है, ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा, नहीं करेगा। दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है क्लस्टरिंग। ठीक, क्लस्टरिंग में क्या होता है कि भाई मैंने ना अपने डेटा को दे दिया बस मशीन को। ठीक है, मशीन खुद डिसाइड कर रही है कि भाई कौन सा क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेट से उसने डेटा में से ना, मैंने दो क्लासिफिकेशन की थी, उसने तीन क्लस्टर्स बनाए उसके। ठीक है, एक जो सर्वाइव नहीं करेंगे, एक जो सर्वाइव करेंगे, तीसरा भी उसने बनाया कि भाई मे बी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे पॉइंट। तो क्लासिफिकेशन में मैं कैटेगरीज जो है वो खुद डिफाइन कर रहा हूं, क्लस्टरिंग में कैटेगरीज भी मेरा मशीन ही जज करता है, डिसाइड करता है, बनाता है। ठीक है, क्लस्टरिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप बात करो तो ये हो सकता है कि भाई मैंने ना अपने सारे कस्टमर से जितने भी उन सबका डेटा लिया। ठीक है, उनको मैंने मशीन मशीन को दे दिया, उसने क्लस्टर्स बनाने को बोले। ठीक है, मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई मेरे को 4 कैटेगरी चाहिए, 5 कैटेगरी चाहिए, जितनी भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उसने बना दी। लेट से मेरे कुछ कस्टमर्स थे जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एंड बहुत हाई वैल्यू परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कई कस्टमर्स हो सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली तो परचेज कर रहे हैं बट बहुत छोटे छोटे ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक, कई कस्टमर हो सकते हैं जो बड़े ऑर्डर कर रहे हैं बट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ना। कई कस्टमर्स हो सकते हैं जो बहुत छोटे ऑर्डर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है। लास्ट कैटेगरी क्या हो सकती है कि भाई जो डोरमेंट कस्टमर है, जिन्होंने एक दो बार खरीदा उसके बाद से गायब है वो, है ना। क्लस्टरिंग का फायदा क्या होता है, यूटिलाइजेशन क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो मेरे पास ना बजट है, मार्केटिंग का बजट होता है कि भाई मेरी कंपनी जो है वो मार्केटिंग में सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर सकती है। उस एक्स अमाउंट ऑफ मनी में लेट से 3 कैंपेन रन हो सकते हैं। कैंपेन रन करने का मतलब पता है आपको कि भाई मैं एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 3 तरीके की डिफरेंट डिफरेंट ऐड चला सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास, मेरी कंपनी के पास इतने पैसे हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा एज अ डेटा साइंटिस्ट, मेरा क्या जॉब होगी कि भाई मैं बताऊंगा कंपनी को कि कौन से कस्टमर्स को किस तरीके की ऐड दिखानी चाहिए, कौन से कस्टमर्स को किस तरीके की ऐड दिखानी चाहिए। ठीक है, मेरा सिंपल से क्या होगा कि भाई 3 कैंपेन चला सकता हूँ मैं, अपने सारे कस्टमर्स को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं पता किस कैटेगरी में क्या हो सकता है ना। तो मैंने सिंपली क्लस्टरिंग करी, उसको बोल दिया 3 कैटेगरी बनानी है, मशीन ने मेरे को 3 कैटेगरी बना के दी। पहली कैटेगरी को मैं स्टडी करूंगा कि पहली कैटेगरी में कौन क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि भाई किस तरीके के कस्टमर्स हैं, उसको उस हिसाब से ऐड चलवा देंगे। बाकी दूसरे में भी सेम करूंगा, उसको उस हिसाब से ऐड चलवा देंगे। तीसरे में भी सेम करूंगा, उसमें उस हिसाब से ऐड चलवा देंगे। बात समझ आइए, क्लियर है, क्लस्टरिंग का कंसेप्ट क्लियर है।
तो हम वही क्लस्टरिंग एंड क्लस्टर वैलिडेशन करते हैं। क्लस्टरिंग में भी हमने कैटेगरीज बनवाई, ठीक है, मेरे को वैलिडेट तो करना पड़ेगा ना कि भाई उसके अंदर सारे कस्टमर्स उसने सेम तरीके के डाले हैं कि नहीं डाले हैं, तो क्लस्टर वैलिडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद वी मूव ऑन टू नाइव बेसिस एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी तक हम डेटा के ऊपर वर्क कर रहे थे, नाइव बेसिस एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम टेक्स्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कि मान लो मैं कोई रेस्टोरेंट रन करता हूँ, ठीक है, उसके रिव्यूज को मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि भाई कितने लोग पॉजिटिवली फीडबैक दे रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, है ना, उन सबको एनालाइज करना चाहता हूँ। वो एनालिसिस किसके बेसिस पे होगा? रिव्यूज के बेसिस पे। ठीक है, रिव्यूज के अंदर वर्ड्स है, तो मेरे को अपनी मशीन को सबसे पहले इंग्लिश सिखानी पड़ेगी ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि भाई पर्सन बोलना क्या चाह रहा है, तभी तो वो फर्दर क्लासिफाई कर पाएगा उसे। दैट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ना एक कंसेप्ट होता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम मशीन लर्निंग में सीखते हैं, फिर उसी का थोड़ा सा पार्ट हम डीप लर्निंग में भी सीखेंगे। ठीक है, एंड जब फिर हम फाइनली एआई के ऊपर मूव करेंगे ना, तो हम एनएलपी वाले साइड पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आपको एआई के बारे में सब कुछ बताता है। ठीक है, एआई इन इटसेल्फ इज बेसिकली कि भाई आप डीप लर्निंग को किस तरीके से स्पेशलाइज करते हो, दैट इज एआई। ठीक है, अगर आप डीप लर्निंग को एलएलएम वाले पाथ पे जाते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वाले पाथ पे, ठीक है, कि भाई वो कन्वर्सेशनल आपने मॉडल बनाए हैं कि भाई मैं एक मॉडल से बात कर सकता हूँ, तो वो एलएलएम वाला पाथ होता है। ठीक है, डीप लर्निंग का ही एलएलएम वाला पाथ हुआ। सो वो आपको देता है, जैसे आपके पास जितने भी मॉडल है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सब देता है। ठीक है, अगर मैं ये डीप लर्निंग के लेट्स से इमेज अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे चला जाता हूँ, और मैं डीप लर्निंग के इमेज अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे चला जाता हूँ। ठीक है, सो वो देता है आपको जेन एआई। ठीक है, जेन एआई आपको बेसिकली जो इमेज जनरेट हो रही है, वीडियो जनरेट हो रही है, ठीक है, कि मेरे को पहले अपने मॉडल को बताना पड़ेगा ना कि एक इमेज क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है ना, तो होता है जेन एआई वाला बात हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे उसे ले जा सकता हूँ, अपने डीप लर्निंग के कंसेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे अप्लाई करके मैं डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स बना सकता हूँ। जो मॉडल हम बनाने वाले हैं वो शायद से मैंने पहले भी आपको बताया कि हम ना चैट जीपीटी को रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे। ऑब्वियसली हम उतना अच्छा नहीं रेप्लिकेट कर पाएंगे क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा कम होगा हमारे पास, बट आपको ना कंसेप्ट पता लग जाएंगे कि एक्चुअली एक एआई मॉडल जो कि लाइक फंक्शनल एआई मॉडल है वो किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो हम एआई वाले पार्ट में सीखेंगे, राइट। तो जो नए बेसिस टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो भी एनएलपी का ही पार्ट है। ओके, देन वी हैव न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग इंट्रोडक्शन। कि भाई जो मशीन लर्निंग के अब तक हमने कंसेप्ट सीखे, वो डीप लर्निंग में कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसके ऊपर आप और एडवांस में कैसे जा सकते हो, उसका एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास रहेगी। ठीक है, ये बेसिकली आप यहाँ से कह सकते हो, या तो आप यहाँ से बोल लो कि डीप लर्निंग स्टार्ट हो गई है, वरना प्रॉपर डीप लर्निंग से बोल सकते हो डीप लर्निंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, आपकी मर्जी है। बेसिकली जो लास्ट वाला ये है ना इंट्रोडक्शन वाला, ये वाला, ये आपको एक आइडिया देता है कि मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग में ट्रांजिशन करते हुए आपको ऐसा ना लगे कि भाई अभी क्या पढ़ रहे थे, अब एकदम से क्या पढ़ने लग गए। तो ब्रिज करता है कि भाई जो ये वाली नॉलेज आपके पास अभी आपने गेन करी, वो आप डीप लर्निंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो ब्रिजिंग की तरह होता है। लास्ट में फिर हमारा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है ही, एंड एक्चुअली हमारा ना कैप्स्टोन प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता है मशीन लर्निंग में। तो हम समहाउ लास्ट के जब 3-4 टॉपिक्स बचेंगे, तब ये प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे साथ साथ। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? ठीक है, अब आपका टास्क सबसे पहले क्या है कि आप एक कोलैब में नई नोटबुक बना लो मशीन लर्निंग के नाम से। ठीक है, उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग का सारा कोड करेंगे।
बनाया। ठीक है। अब सबसे पहले दो चीजें और एक बार बताता हूँ आपको। ठीक है। जो मशीन लर्निंग में मैंने क्लासिफिकेशन बताई आपको, एक तो क्लासिफिकेशन और एक क्लस्टरिंग। ठीक है, ये तो बेसिकली आप किस तरीके से अपने डेटा के ऊपर एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हो वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब जब आप ट्रेन कर रहे हो, उस ट्रेनिंग को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक होता है सुपरवाइज्ड, एक होता है अनसुपरवाइज्ड। मतलब समझ आ रहा होगा आपको नाम से। सुपरवाइज का मतलब कि भाई जब आप उसके सर पे बैठे हुए हो कि भाई हाँ ये पढ़ना है, ये तूने गलत किया है, ये वो वैसे वाला है। अनसुपरवाइज कि आपने उसे डेटा दे दिया कि भाई सीख लो, पढ़ लो। ठीक है। जैसे अगर मैं क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात करूं यहाँ पे, तो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट, आप सीख रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने कहीं पे गलत किया तो मैं आपको आपको साथ ही करेक्ट करूंगा। राइट। दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। अनसुपरवाइज का मतलब क्या हो जाता कि भाई मैंने आपको सारे नोट्स, सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ दे दी कि भाई ये आपके नोट्स एंड वीडियोस हैं, इसको आप जाके पढ़ लो, लास्ट में आपका टेस्ट होगा। दैट इज अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, कि आप किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, उसके बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करो तो दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड। ठीक है। आप क्या ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, कि आपका एंड गोल क्या है, उसके बेसिस पे आपके पास दो तरीके की ट्रेनिंग आती है, दो तरीके के मॉडल आते हैं, विच इज क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अब एमएल की पाइपलाइन होती है। ठीक है, कि भाई आप जो पूरा एमएल का प्रोसेस है वो किस तरीके से करते हो। ये पाइपलाइन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको एमएल के ऊपर कुछ काम करना है, हमेशा हर एक केस में यही सेम पाइपलाइन फॉलो की जाएगी। ठीक है। इसके अंदर आपके बीच बीच में चीजें डल सकती हैं। ठीक है। बट जो ये बेस पाइपलाइनिंग बता रहा हूँ, इसमें से कुछ भी चीजें हटेंगी नहीं। दिस आर द एब्सोल्यूट मिनिमम कि आपको एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करने के लिए ये तो करना ही करना है। ठीक है। एंड इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं पाइपलाइन बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप आपको डेटा कलेक्ट करना होता है, आपके पास डेटा होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है डेटा होगा आपके पास। ठीक है। इस डेटा पे आप करोगे प्री प्रोसेसिंग, जिसके अंदर आपका ईडीए वगैरह सारा पार्ट आता है। ठीक है, तो इस पे आप करते हो प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग कर लिया आपने, आपका डेटा इसका प्रिपेयर हो गया, है ना। ठीक है। इसके बाद प्री प्रोसेसिंग के बाद आप करते हो अपने मॉडल की ट्रेनिंग। तो मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है। आप मॉडल की ट्रेनिंग करते हो, तो अगर मॉडल रेडी हो गया उसके बाद उसको करते हो इवेल्युएट। ठीक है, उसका टेस्ट लेते हो। ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे दो तरीके से आगे सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है। और टेस्ट का रिजल्ट गुड आया, मतलब उसने अच्छे से परफॉर्म किया, तो नहीं नहीं एक्यूरेसी ही उसके बेसिस पे बात करते हैं। इवेल्युएट में एक्यूरेसी के साथ साथ अलग अलग स्कोर होते हैं ना, एडवांस स्कोर होता है, आरओसी यूसी वगैरह होता है, याद है बताया था मैंने, है ना, वो वाला पार्ट होता है। ठीक है। सो अगर इवेल्युएशन में उसका अच्छा रिजल्ट आया, मतलब एक्यूरेसी वगैरह अच्छी दी उसने, ठीक है, तब तो आप उसको फाइनल यूज पे इंप्लीमेंट कर देते हो। ठीक है, जहां पे भी इस मॉडल का कोई यूज करना है रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर देते हो। ठीक है। एक काम करते हैं, फाइनल वाला ना इधर ही लिखते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि अगर गुड आया तो आप इसको फाइनल यूज के लिए ले लेते हो। ठीक है। बट अगर रिजल्ट बैड आए, मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको नहीं अचीव हुए, तो आप करते हो फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग या फिर एक और वर्ड होता है इसके लिए, इंप्रूवमेंट्स करते हो उसमें बेसिकली। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स करते हो। ठीक है, जो ये वाला प्रोसेस है, जो इंप्रूवमेंट्स वगैरह वाला प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली आप मॉडल ट्रेनिंग दोबारा करते हो। क्या था, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल को दोबारा ट्रेन करते हो। ठीक है, डेटा आपने प्रिपेयर कर लिया है, डेटा आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मॉडल ट्रेन किया,
उसको टेस्ट किया, टेस्ट में पास होता है तो उसको फाइनल यूज के लिए आप इम्प्लीमेंट कर देते हो। टेस्ट में पास नहीं होता है, ठीक है, तो आप उस मॉडल में जो आपने मॉडल बनाया था ना उसमें चेंजेस करते हो और उसको दोबारा ट्रेन करते हो, दोबारा इवेल्युएट करते हो, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इवेल्युएशन के बाद आप मॉडल को फाइनल यूज में तब तक नहीं लेते जब तक वो एक्चुअली गुड नहीं है यूज के लिए। अगर जब तक बैड आ रहा है ये प्रोसेस रिपीट करते रहोगे, ये लूप बन गया ना किस तरीके से, ठीक है। ये होती है आपकी एमएल की पाइपलाइन, हमेशा ये फॉलो होगी ही होगी, ठीक है, क्लियर है। ड्रॉ करनी है, फोटो लेनी है, देख लो, मैं वैसे फोटो लेके इसकी ग्रुप पे डाल ही रहा हूँ। आप लोग ग्रुप में हो ना आप दोनों? ठीक है, इतना बार समझ आया, ठीक है। अब सबसे पहले कोडिंग पे जब आते हैं तो हम ना इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करेंगे अपने, ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो जो जो मॉड्यूल्स मेरे को चाहिए, जो भी चीज मेरे को चाहिए, उन सबको इंपोर्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक नई नोटबुक बनाई है मशीन लर्निंग की, ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट कोड मैंने लिखा है उसके अंदर मैंने सारी अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है, ठीक है। पांडास, नंपाई, मैटप्लोट्लिब, सीबॉन, ये सब तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। एक नई लाइब्रेरी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करी है विच इज कॉल्ड एसक्यूएलर्न। एसक्यूएलर्न स्टैंड फॉर साइकिट लर्न, ठीक है, या फिर साइंस किट लर्न, ठीक है। दिस इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन जो कि मेरे को मशीन लर्निंग वगैरह में यूज कर सकता हूँ। मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स है, जो एल्गोरिथम्स है, वो मैं डायरेक्टली इससे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला गोल है आपका सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके उसे रेडी कर लो, ठीक है, करो। आप लोग कोड दोबारा लिखने वाले हो, उसी पे देखने वाले हो बस। ठीक है, इस वाले का कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बस इस तरीके से टिक आएगा। टिक आने का मतलब है कि भाई आपका एनवायरनमेंट प्रिपेयर हो गया। ओके, अच्छा अच्छा। उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना। डन, डन हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपने डेटा पे आते हैं, ठीक है, इसी वाली पाइपलाइन के हिसाब से चलेंगे अभी हम, ठीक है। हमें सबसे पहले डेटा को गैदर करना है, डेटा चाहिए हमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेटा गैदर कर लिया, एसएनएस को यूज करके मैं टाइटेनियम वाले डेटा सेट को लोड किया और डॉट हेड करके मैंने उसका बेसिकली क्या क्या उसके अंदर डेटा का बेसिकली एक स्टैक ले लिया कि भाई डेटा के अंदर क्या क्या है मेरे, ठीक है।
डेटा इंपोर्ट कर लो, चलो ये 2 लाइन है, डेटा इंपोर्ट कर लो। कर चुकी हो? ठीक है, आप लोग भी? ठीक। अब जब मेरे पास डेटा रेडी हो गया है, तो मेरे को आना है प्री प्रोसेसिंग पे। हाँ जी, अभी तो बताया साइकिट लर्न इसकी परफॉर्म होती है, साइंस किट के लिए होता है ना पूरा। ठीक है, तो मैंने डेटा लोड किया, डेटा मेरे पास रेडी हो गया, डेटा वाला स्टेप मेरा हो गया, है ना। डेटा वाला स्टेप इतना ही है, डेटा वाले स्टेप में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता। डेटा वाले स्टेप का बेसिक सा मतलब यही है कि भाई मैं रेडी कर रहा हूँ, डेटा गैदर कर रहा हूँ। अगर मेरे को कहीं से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं तो उनको मैं मर्ज करके ले आऊंगा, अगर एक ही सोर्स है तो बस उसको मैं लोड कर लूंगा। ठीक है, अब आते हैं प्री प्रोसेसिंग पर। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्री प्रोसेसिंग को क्लिक करूं, देखो ये तो मेरी मेन वो हो गई पाइपलाइन। इसके बाद प्री प्रोसेसिंग में, ठीक है, अलग से भी एक पाइपलाइन होती है। ठीक है, और इसमें किस हिसाब से किया हुआ है हमने, लेट मी सी। प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया, उसके बाद एनकोडिंग करनी है। ठीक है, एनकोडिंग का बेसिकली मतलब क्या हो गया, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हमने न्यूमेरिक वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। कि मैंने बताया ना, मेरे मशीन को, मेरे कंप्यूटर को नहीं पता मेल या फीमेल क्या है, उसके पता 0 1 क्या है, राइट। तो ये हमने एनकोडिंग कर दी। ठीक है, एनकोडिंग के बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि अभी जब हम रोज की बात कर रहे थे तो मेरे को इवेल्युएट वगैरह भी करना है। तो मैंने जो मेरा 100 रोज थी, 80 पे मैंने ट्रेन कर लिया था, 20 पे मैंने इवेल्युएट किया था। तो यही होता है बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, कि भाई जो मेरा डेटा है उसको मैंने 80%, 20%, किसी कितना भी परसेंट ट्रेनिंग के लिए रख लिया, बाकी टेस्टिंग के लिए रख लिया। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जब हम आएंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे, इसके काफी सारा कंटेंट है इसके अंदर पढ़ने के लिए। ठीक है, बट सबसे पहला जो स्टेप है मेरे पास प्री प्रोसेसिंग में, सबसे पहला जो स्टेप है, मैं मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, आपको याद है इन्फेक्शन टाइम पे मैंने आपको मिसिंग वैल्यूज का मीन वगैरह निकालना बताया था, याद है कि भाई किस कॉलम में कितना परसेंट डेटा मिसिंग है, आ रहा है याद, है ना। तो उसमें सबसे पहले हम ना वही वाला पार्ट करते हैं, मैंने वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सबसे पहले मैं वही वाला पार्ट करता हूँ। ठीक है, उस वाले पार्ट से मेरे को पता लगता है कि भाई कौन से कॉलम्स एक्चुअली मैं यूज कर सकता हूँ, कौन से कॉलम्स मैं यूज नहीं कर सकता, या कौन से कॉलम्स को मैं फिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम पे बताता ना ये 3 चीजें, कि भाई अगर 2-3% डेटा मिसिंग है तो मैं उसको एज इट इज यूज कर लूंगा, 20-30% डेटा मिसिंग है तो उसको फिल कर दूंगा, और 70-80% डेटा मिसिंग है, 50 से ऊपर डेटा परसेंट ऑफ डेटा मिसिंग है, तो भाई उस कॉलम को तो यूज ही नहीं कर सकता, उसको यूज करने का पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो कॉलम्स को ड्रॉप करना वो हम आगे सीखेंगे, भाई कॉलम जो मेरे को यूज के नहीं है उनको हटा देंगे, है ना। और जो यूज करते हैं वो तो सिंपल वाले है ही, जो फिल करने वाला पार्ट है वो सीखते हैं। ठीक है, फिल करने वाला पार्ट है वो सीखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज को फिल किया है, आपको याद होगा कि भाई एज के अंदर मेरा कुछ 20-30% डेटा मिसिंग था। इन्फ्लुएंशियल में कर लेते हैं हम, करवाई देता हूँ रुको। ठीक है, तो सिंपली df डॉट इज एन ए, ठीक है, डॉट सम डॉट मीन।
आई थिंक ये वाला होता है, लेट मी सी। मैंने अभी ऊपर वाला रन नहीं किया ना, ये वाला रन नहीं किया मैंने। um, एक मिनट, कॉलम वाइज करना है ना मेरे को। डॉट मीन 57% डेटा मिसिंग है ओवरऑल। डॉट आइटम लगाना होता है, एक रुकना, मेरे को देखना पड़ेगा वो चीज। तो मेरे को तो लग रहा है डॉट आइटम लगाना होता है। आप लोग भी देख के बता दो कोई। डिस्क्रिप्टिव में था। ये ले रहे हो, देख के बता दो, कुछ पूछा है मैंने तो। ये रहा। अच्छा, सीधा डॉट मीन होता है, ठीक है। और डॉट सम नहीं आएगा बस यहाँ पे, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको रन करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मेरे को कॉलम वाइज कितने परसेंट डेटा मिसिंग है वो पता लग जाता है, राइट। इसमें अगर मैं एज में देखूँ तो ऑलमोस्ट 90% डेटा मिसिंग है, ठीक है। एज के अंदर 90% डेटा मिसिंग है। तो मैंने बताया कि भाई 20% 30% डेटा अगर मिसिंग हो तो मैं फिल कर देता हूँ उसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 0.002 है, मतलब 0.2% डेटा मिसिंग है एम्बाग में। सेम विद एम्बाग टाउन, राइट। तो इसको मेरे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत एक दो वैल्यूज भी सिंगल लगा लो इस तरीके से, राइट। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेक के अंदर, डेक के अंदर 77% डेटा मिसिंग है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब एज ही एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर 19-20% डेटा मिसिंग है जो मैं फिल कर सकता हूँ, तो मैं उसकी फिलिंग पे आ गया, ठीक है। मैंने कैसे फिल किया, मीडियन एज निकाला मैंने पहले, ठीक है। तो डीएफ एज डॉट मीडियन, ठीक है। मैंने मीडियन एज निकाला, और फिर डीएफ एज डॉट फिल एन ए मीडियन एज इन प्लेस ट्रू। मतलब कि डीएफ एज मतलब एज का जो कॉलम है उसके अंदर फिल कर दो, ठीक है। फिल एन ए मतलब जहां जहां पे एम्प्टी वैल्यूज है उसको फिल कर दो मीडियन एज से, उसको फिल कर दो मीडियन एज से जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया उससे, ठीक है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि भाई जहां पे एम्प्टी वैल्यू है उसी की जगह पे हमें मीडियन डालना है। हमें एक नया कॉलम बना के उस जहां जहां पे एम्प्टी है उसकी वैल्यू नहीं असाइन करनी, ठीक है। गेटिंग योर पॉइंट। तो इससे आपका जो एज वाला कॉलम है वो फिल अप हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद दोबारा देखूं ये चीज, कॉपी किया, मैं एक बार इसको फिल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं दोबारा देखें तो एज के अंदर डेटा बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है अब, क्योंकि हमने फिल कर दिया उसे, है ना। हमने उसे फिल कर दिया, इसलिए अब एज के अंदर डेटा बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है। समझ आया? चलो पाठ कर लो। मैंने मीडियन निकाला पहले तो एज का, ठीक है, कि भाई ऑलमोस्ट सेंटर वाली वैल्यूज कौन सी हैं, ठीक है। फिर मैंने एज के कॉलम को फिल नहीं किया, मतलब जहां जहां पे एम्प्टी वैल्यूज है उसको फिल किया। नहीं नहीं, मीडियन नहीं, डिफाइन किया ना यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू से फिल करना है। जहां जहां पे एम्प्टी वैल्यूज हैं, जहां जहां पे नल वैल्यूज हैं, उस जगह पे मीडियन एज की वैल्यू डल जाएगी। देखो बता भी रहा है 28 है मीडियन एज, ठीक है। तो 28 डल जाएगा उस जगह पे, तो उस जगह पे 28 डल जाएगा। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि भाई उसी की जगह पे डलेगा, नए से नया कॉलम नहीं बना देगा वो, ठीक है। इससे मेरा जो एज वाला कॉलम है वो फिलअप हो गया, एम्प्टी वैल्यू थी वो फिल हो गई, है ना। तो हमने जो मिसिंग वैल्यूज वाला पार्ट था उस पर हम वर्क कर रहे थे, और हमारा मिसिंग वैल्यूज वाला पार्ट फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक पार्ट और बचता है कि भाई कौन से कॉलम मेरे को लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, वो भी तो डिसाइड करने हैं अभी। अगला पार्ट वही करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लो। छोड़ देंगे, हाँ।
तो देखो टेक्निकली ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके का आपका डेटा है, आपको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपको सोचनी है ये चीजें। अब देखो एज के ऊपर मैंने फिलिंग भी इसलिए करी क्योंकि एज इज अ वेरी गुड फैक्टर सर्वाइवल के लिए, है ना। सर्वाइवलशिप एज के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करती है। डेक किसकी, उनका रूम किस डेक पे था, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था, सिंगल फ्लोर पे था, थर्ड फ्लोर पे था, किस फ्लोर पे रूम है उसका, शिप पे फर्क क्या पड़ेगा, है ना। अगर एक पर्सन आप क्रूज शिप पे जा रहे हो तो रूम के अंदर थोड़ा ना सामान रखा, क्रूज शिप पे क्रूज एंजॉय करोगे, गेटिंग अ पॉइंट। तो आपको ना रियल लाइफ में सोचना है कि भाई कौन सा कॉलम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या जो मेरे को प्रिडिक्शन देनी है उसका फर्क पड़ेगा उस पर या नहीं पड़ेगा, या कैसे रहेगा, वो तो आपको सोचने वाली चीज होती है। करो ये वाला पार्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप एक्चुअली ना डॉट मीन इज एन डॉट मीन करके देख भी सकते हो कि भाई पहले क्या था बाद में क्या था, बट वाला पार्ट इतना ज्यादा जरूरी है नहीं। यूजुअली जब आप रियल लाइफ में रियल जॉब पे जब आप करोगे तब तो आपको ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा, तो आपको वाले कंसेप्ट यूज करने ही करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि एज को हम फिक्स करेंगे, बस तो एज को हमने फिक्स कर लिया, किया, डन। ओके, आप इसको करने दो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इतने इसकी फोटो जो प्री प्रोसेसिंग वाली टाइमलाइन है उसकी फोटो पे डाल देते हैं। ठीक है सबने, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं। हर एक लाइन ऑफ कोड के पीछे एक रीजन है, वो रीजन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर आपको समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि भाई क्यों लिखी है, क्या फर्क पड़ेगा इससे, तो साथ ही उसका रीजन जान लेना। ठीक है। देयर कैन बी सम लाइन जिसका मैं रीजन बताना भूल जाऊं या मैं स्किप हो जाए वो, तो आप खुद भी पूछ लेना, ठीक है। हर एक लाइन ऑफ कोड के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लाइन ऑफ कोड मैं क्यों लिख रहा हूँ। ओके। ओके। तो हमने यहाँ पे डेटा फिलअप कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब फिल हो ही जाएगा, मैंने बताया कि चेक करना चाहो कर लो, है ना। इसके बाद जो जो से कॉलम मेरे काम के नहीं है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं बताया था ना कि दो चीजों के बेसिस पे जज कर रहा हूँ, या तो डेटा ही इतना ज्यादा मिसिंग है कि मैं उसको यूज नहीं कर सकता, या फिर वो एक्चुअली मेरे जो सर्वाइवलशिप है उस पर कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो कॉलम ड्रॉप किए, मैंने डेटा इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स का नाम दे दिया, भाई लिस्ट ऑफ कॉलम दे दी, ये कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो मेरे पास सर्वाइव, टी क्लास, सेक्स, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट और चिल्ड्रन, ठीक है। फेयर, एम्बार्ग, क्लास, हु, एडल्ट मेल, डेक, एम्बार्ग टाउन, अलाइव, अलोन, ये सब है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सर्वाइव की, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, इसी को तो प्रिंट करूंगा। पैसेंजर क्लास, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, रीजन सोच सकते हो। अगर देखो एक शिप में जो फर्स्ट क्लास की टिकट होगी या थर्ड क्लास की टिकट होगी या सेकंड क्लास की टिकट होगी, ऑब्वियसली उसके सबसे एमिनिटीज अलग अलग मिलेंगी, फेसेस अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। जो शिप का ओनर है वो फर्स्ट क्लास को ज्यादा प्रेफर करेगा, राइट। तो फर्स्ट क्लास के सर्वाइवल चांसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, गेटिंग अ पॉइंट।
फर्स्ट क्लास वाले जो कैबिन्स होते हैं यूजुअली उनके पास खुद की प्राइवेट बोट्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। करेंगे पॉइंट। तो क्लास के बेसिस पे सर्वाइवल के चांसेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए हम इसको रख लेंगे। सेक्स है, मेल फीमेल चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। एज चाहिए। सिबलिंग स्पाउस नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अकेला गया और मैं अपने भाई के साथ गया हूँ, तो हम दोनों की सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, मैं एक दूसरे की हेल्प करेंगे या फिर नहीं करेंगे? लॉजिकली सोचो, सिर्फ ऐसे फटाफट नहीं चाहिए मत सोचो। भाई किसी भी वे में अगर चाहिए हो तो रख लो उसे। और अगर कोई भी ऐसा रीजन नहीं बन रहा ना कि इसको रखने का कुछ एक भी रीजन नहीं बन रहा, तब हम उस चीज को हटाते हैं, तब हम उस चीज को हटाते हैं। और एक भी रीजन बन रहा है ना तो हम रख लेते हैं उसे। ठीक है। सिमिलरली पेरेंट चिल्ड्रन चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के भाई, मैं अगर अपने पेरेंट्स से जा रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली उनको बचाना चाहूंगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा, तो मेरे सर्वाइवल चांसेस पे उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस उनके सर्वाइवल चांसेस पे भी उससे इफेक्ट पड़ेगा, है ना? फेयर। फिर चाहिए कि नहीं चाहिए? जितना ज्यादा मैं पे करूंगा, मैंने मान लो कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, मैंने कुछ हटाया है, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है ना? आपको ना बहुत ज्यादा ओपन माइंड से सोचना है इसके लिए। ठीक है। एम्बार्ग। अच्छा, एम्बार्ग का वो मतलब नहीं पता होगा ना? शिप में एंटर करने के मल्टीपल गेट्स होते हैं। किस गेट से एंटर किया एक पर्सन ने? नहीं लग रहा है। किसी को जरूरी लग रहा है? किसी के दिमाग में कोई भी रीजन आ रहा है कि भाई कुछ फर्क पड़ सकता है इससे शिप पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई पर्सन किसी भी गेट से आए, इंडियन वो शिप पे ही आ रहा है। ये गेट्स बस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बहुत ज्यादा क्राउड एक ही गेट पे अगर आ जाएगा तो टाइम बहुत लगेगा बोर्डिंग करने में ना, तो इसलिए मल्टीपल गेट्स बनाए जाते हैं ताकि आप क्राउड को डिवाइड कर सको। ठीक है। इसके बाद क्लास है, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। देखो, टेक्निकली क्लास चाहिए, बट टी क्लास यहाँ पे पहले भी हो गया ना, सेम ही तो चाहिए। यहाँ पे नंबर्स में है, यहाँ पे वर्ड्स में है। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली नंबर्स को प्रेफर करते हैं, वर्ड्स को प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूंगा, सॉरी, नहीं 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 सॉरी, इसको क्लास वाले पार्ट को हटा दूंगा। ठीक है। उसके बाद हु का कॉलम है, मेल फीमेल है जिसमें मैन वुमन लिखा है, सेक्स वाला ऑलरेडी हो गया हमारा, है ना? तो ये भी नहीं चाहिए, हु भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या हटा दिया? अभी तक हमने एम्बार्ग हटा चुके हैं, हम क्लास हटा चुके हैं, हु हटा चुके हैं। ठीक है। एडल्ट मेल चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि वही जेंडर से हो जाएगा, एज और जेंडर के बेसिस पे वो ये वाला कैटेगरी और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली जज हो जाती है। ये भी नहीं चाहिए। डेक चाहिए नहीं चाहिए? डेक ना रखने के मेरे पास दो रीजन है। ठीक है। देखो वैसे तो मतलब दोनों एक ही रीजन है। वैसे तो मैं डेक को रखना चाहता कि भाई कौन से फ्लोर पे था पर्सन, कौन से फ्लोर पे था पर्सन, उससे उससे सर्वाइवल के चांसेस पे इफेक्ट पड़ता है ना? इफेक्ट पड़ता है। बट डेक के अंदर 77% वैल्यूज मिसिंग थी, डेक में से 77% डेटा मिसिंग था, तो हटाना हटाना पड़ेगा हमें। मैं चाहता हूं इसे रखना, बस मैथमेटिकली मेरे मॉडल को सिर्फ खराब करेगा ये, करेगा पॉइंट, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा। होता है ना कि 20-30% अगर डेटा मिसिंग है तो फिल कर लोगे, 77% डेटा मिसिंग है तो फिर आप बेसिकली एट दिस पॉइंट ये हो गया ना कि आपने एक नया कॉलम बना के उसके अंदर अपने हिसाब से वैल्यू डाल दी। गेटिंग पॉइंट? कि थोड़ा बहुत डेटा फिल कर रहे हो तो मैथमेटिकली प्रिडिक्शन दे सकते हो कि हाँ भाई यही होगी एज, है ना? और आप एक पूरा नया कॉलम बना के उसके अंदर रैंडमली डेटा नहीं डाल सकते ना, इस वजह से हमें इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एम्बार्क टाउन है, चाहिए नहीं चाहिए? इसका नहीं नहीं, कहां से उसने चढ़ा, एम्बार्क का मतलब चढ़ना होता है। नहीं चाहिए, कहीं से भी चढ़े फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना? सर्वाइवरशिप वगैरह तो होगी नहीं, क्योंकि भाई अगर एक क्रूज शिप का आप रूट देखोगे तो एक बार वो सारे टाउन से होके फिर तो क्रूज शुरू करेगी, है ना? तो ये भी नहीं चाहिए। अलाइव चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सर्वाइव में हो गया ना, हमें सर्वाइव तो गया, सर्वाइव और अलाइव सेम ही तो हुआ, है ना? उसमें नंबर्स में है इसलिए हमने उसको प्रेफरेंस दी। अलोन चाहिए नहीं चाहिए? क्यों? मैं पैसेंजर क्लास इसे, सॉरी पैसेंजर क्लास कह रहा हूँ, सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चिल्ड्रन की वजह से उसको प्रेड नहीं कर सकता कि भाई अगर दोनों में जीरो है तो पर्सन अलोन आया है, किसी में भी कुछ भी नंबर है तो अलोन में ही आया है। ठीक है, मेरे को अलोन भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे को इन दी वेरी बेस अगर मैं बोलूं तो एम्बार्क्ड से ये सारे नहीं चाहिए।
है ना? ये सारे नहीं चाहिए, पहले वाले सारे चाहिए। बोल सकता हूँ मैं ये? ठीक है, तो एम्बाउड क्लास हु एडमिन वगैरह नहीं चाहिए। वही चीज मैंने यहाँ पे नीचे करी है। हम्म, सब प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है ये। अभी तो हम मिसिंग वैल्यूज वाला ये पार्ट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज हमें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है ना? वही वाला पार्ट कर रहे हैं, अभी हम डेटा को सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट, मैंने यहाँ पे उसके नाम दे दिए, इसमें शायद से एक दो मिसिंग है। अबाउट हु चेक बॉक्स लाइव क्लास, अलोन मिसिंग है। अबाउट क्लास हु एडल्ट मेल और अलोन, ये भी मिसिंग है ना, इनको भी डाल देते हैं। अब तो हो गया शायद से, एडल्ट मेल और अलोन। ठीक है, मैंने कॉलम्स कर लिए, काउंट कर लेते, 3 3 6 7 8 कॉलम मैंने ड्रॉप करे। यहाँ से मेरे को 8 ही ड्रॉप करने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही ड्रॉप करने थे, 8 ही मैंने ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मैंने डेटा ड्रॉप कर दिया, तो रन करेंगे तो बस ये सारे कॉलम ड्रॉप हो गए हैं। ये लिख लो, कॉलम के नाम तो डालने आती है आपको, उसे डाल लेना, जो मेन पार्ट है वो आगे डीएफ डॉट ड्रॉप होता है। हो जाए तो बताना। इतने जिसका हो जाए वो अगले वाला कोड भी लिख लेना, समझा मैं अभी दूंगा, ठीक है। आगे बस वही कॉलम के नाम ही लिखे हुए हैं सारे। कॉलम के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब इस लिस्ट में सेम ऑर्डर में रखना जरूरी नहीं होता है। हम्म? क्या करो, एक बार नीचे वाला कोड भी लिख लो, फिर उसको समझा देता हूँ।
किया, डन। कोई डाउट्स अभी तक? और 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, मेरे को छोटी सी चीज करनी है। ठीक है, इतना किया। अब ना अगले वाले पार्ट पे आ रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था कि भाई मेरे को अपने डेटा को ट्रांसलेट करना होता है जीरो वंस में, नंबर्स में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, ये मेरा एनकोडिंग वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट, मेरे को कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ? क्योंकि मैंने बताया ना कंप्यूटर को मेल फीमेल थोड़ा ना पता क्या होता है, तो 1 और 0 में बताया ना। भाई वो ये रिलेशनशिप फाइंड कर पाएगा कि 1 है तो सर्वाइवल के चांसेस इतने हो रहे हैं, 0 है तो सर्वाइवल के चांसेस इतने हो रहे हैं, है ना। मेल फीमेल तो उसे पता ही नहीं है, राइट। ऐसे कोई भी कैटेगरी हो, तो मेरे को नेम्स नहीं पता होते, उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता है इन बाइनरी नहीं, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 0 1 हो जरूरी नहीं है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक एल्गोरिथम यूज करी है विच इज कॉल्ड गेट डमीज। ठीक है, गेट डमीज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मेरे पास देखो एक ही कॉलम है जिसके अंदर कैटेगोरिकल है, जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है ना। बाकी सारे तो मेरे ऑलरेडी न्यूमेरिक है ही। कौन सा कॉलम है? सेक्स वाला, उसके अंदर लिखा है मेल और फीमेल। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का जो गेट डमीज एल्गोरिथम है वो क्या करती है, इंस्टेड ऑफ मैपिंग 0 1 पे, वो करेगी कि भाई मेल और फीमेल दो चीजों से दो यूनिक वैल्यूज मिली। ठीक है, तो एक बना देगी सेक्स मेल एंड सेक्स फीमेल। ठीक है, जो पर्सन सेक्स मेल मेल है उसमें सेक्स मेल में ट्रू आएगा, बाकियों के लिए फॉल्स आएगा। तो जो पर्सन फीमेल है तो सेक्स फीमेल में ट्रू आएगा, बाकियों में फॉल्स आएगा। आई बात समझ या नहीं? अभी हम ट्रू और फॉल्स पे हैं, तुम जो बताएंगे क्या। सी, द पॉइंट इज ट्रू एंड फॉल्स इज 0 and 1 ना। याद है जब फॉल्स एंड ट्रूली वैल्यू बताई थी, ट्रू हमेशा 1 होता है, फॉल्स हमेशा 0 होता है। तो ये चीज तो एनकोडेड होती है ना। तो मेल फीमेल का मतलब नहीं पता, ट्रू और फॉल्स तो टाइप ऑफ डेटा ही है। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आ रही है? ट्रू और फॉल्स तो टाइप ऑफ डेटा ही है, उसको भी वैसे अभी हम आगे फिक्स करेंगे। ठीक है, बट स्टिल हम इसके ऊपर भी रन कर सकते हैं चीज को। ठीक है, अभी हमने क्या किया, मैंने गेट डम इसके अंदर डेटा डाल दिया, तो मेरा डेटा यहाँ पे था, इसके अंदर मैंने कॉलम वगैरह हटा के उसको गेट डम इसके अंदर डाल दिया। ये एल्गोरिथम बेसिकली जैसे मैंने बताया ना, एग्जांपल दिया कि एक सेक्स मेल बनाएगी, एक सेक्स फीमेल बनाएगी, उसमें से जो मेल के अंदर है उसमें उसमें ट्रू आ जाएगा, जो फीमेल है उसका सेक्स फीमेल के अंदर ट्रू आ जाएगा। अब आप एक चीज इसमें नोटिस करोगे कि भाई अगर मेल में फॉल्स लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन फीमेल है, मेल में ट्रू लिखा हुआ है तो वो पर्सन मेल है, राइट। तो इसलिए मैंने किया ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू, कि भाई जो ये दो कॉलम बनाने की जगह एक ही कॉलम बनाओ, उसके अंदर ट्रू फॉल्स डाल दो, उसके अंदर ट्रू फॉल्स डाल दो। ठीक है, ट्रू का जैसे मैंने सेक्स मेल रखा हुआ है यहाँ पे, ट्रू का मतलब पर्सन मेल है, अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो पर्सन फीमेल है। ये होता है मतलब ड्रॉप फर्स्ट का। ठीक है, हम्म, कौन से कॉलम, सारे कॉलम वापस आ गए? आपके वापस आ गए, मेरे तो जो बच्चे के कॉलम है वही आए हैं। आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, देखो। आपने
कि मेल को 0 लिख दो, फीमेल को 1 लिख दो, या वाइस वर्सा। ठीक है, इधर डेटा रेडी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं हम। इसके अंदर जो सर्वाइव वाला है, अब हम ना स्प्लिट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब हम ना स्प्लिट कर रहे हैं, अब हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो ट्रेन स्प्लिट वाला पार्ट नहीं आया, मेन कोडिंग में ही हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं कि जो चीज हमें प्रिंट करनी है उसको हमने सेपरेट आउट कर दिया, जिस चीज के बेसिस पे हमें वो प्रिडिक्शन करनी है उसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, इनको ना वेरिएबल्स मतलब नाम दिए जाते हैं। वैसे तो आप कुछ भी वेरिएबल कॉल कर सकते हो, बट जो कन्वेंशन है जो अब तक हर जगह पे यूज होता है, ठीक है, वो होता है कि अगर कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंटेड है कुछ, ठीक है, तो कैपिटल एक्स का मतलब होता है कि द डेटा ऑन विच यू विल बी डूइंग द प्रिडिक्शन, जिस चीज के बेसिस पे प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, कैपिटल एक्स लिखा है, इसके अंदर डेटा इनकोडेड डॉट ड्रॉप सर्वाइव्ड। जो सर्वाइव वाला कॉलम है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, राइट, क्योंकि बाकी सारे मेरे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करनी है, सर्वाइव को मेरे को प्रिडिक्ट करना था, इसलिए मैंने वाई के अंदर डेटा इनकोड सर्वाइव डाला है। ठीक है, क्लियर है, समझाया। इसको रन करेंगे, मेरे पास मेरे एक्स और वाई डिफाइन हो जाते हैं। कनेक्शन डिस्टैब्लिश हो गया था, सेकेंड मेरे को एक बार रन करना पड़ेगा। एक मिनट दो मेरे को यार, मेरे को विश्वास से रन करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई कर लिया। ठीक है, इसको मैंने कुछ भी ना आउटपुट नहीं दिया, तो बस यहाँ पे टिक आएगा और मेरे को आउटपुट कुछ भी नहीं दिखेगा इसका। एक्स और वाई सेपरेट आउट कर दिया, एक्स, हाँ वो तो डेटा इनकोडेड मेरे पास डेटा सेट है मेरा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव वाला कॉलम निकाल लिया मैंने। जो एक्स की वैल्यू है उसके अंदर डेटा इनकोडेड के अंदर जितने भी कॉलम्स है उसमें से सर्वाइव हटा के बाकी सारे कॉलम ले लिए, और वाई के अंदर सिर्फ सर्वाइव ले लिया। ठीक है ना, एक्सेस जिस चीज के बेसिस पे मेरे को प्रिडिक्शन करनी है, वाई जो चीज मेरे को प्रिडिक्ट करनी है ना, तो मेरे को बाकी सारे कॉलम के बेसिस पे सर्वाइव को प्रिडिक्ट करना है, तो मैंने एक्स और वाई को अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अभी ना अगला कोड लिखना शुरू मत कर देना, तो क्या सोचो कि भाई आगे लिख लेते हैं, ये वाला बहुत बात का पार्ट है। इसको मैं हाइड भी कर देता हूँ, मैं इसको हाइड कर सकता हूँ शायद से। ठीक है, एक्स और वाई रेडी हो गया हमारा, लिख लिया, लिख लिया आपने, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लिखा है, ठीक है, लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी। अब तक जितने भी कोड लिखे होंगे हर एक के एक एक लाइन के पीछे का रीजन पता लग गया होगा आपको, है ना। क्या क्या दिखा रहा है, पूरा पढ़ो, लास्ट लाइन पूरी पढ़ो। यहाँ पे जो आपने ये स्पेलिंग लिखी थी, ये स्पेलिंग डेटा कोड से लिखी है, मतलब जो नीचे लिख रहे हो और ऊपर लिख रहे हो सेम है, अपने कोड में देखो, सेम है। लैपटॉप दो मैं देखता हूँ।
सेम कहाँ है? ऊपर आपने डेटा एनकोड लिखा है, आप एनकोडेड कर रहे हो। नहीं नहीं, ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए ना। नहीं, ऊपर वाले की जो स्पेलिंग है वो नीचे वाले में करो, नीचे वाले में सही करो, ऊपर वाले से वाली सेम करो। कोड दिखा दो ना, ये तो ना। अच्छा सॉरी, आपका भी चल गया क्या? ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमारा डेटा एनकोडिंग वाला काम खत्म हो गया। ये सारा पार्ट होता है आपका डेटा एनकोडिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब अभी के लिए हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, 10 ही मिनट है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज, मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कोड लिख के रखो, इज द कोड। हाँ, ठीक है, आप कोड लिख के रखो, इसको समझा कल दूंगा, ठीक है ना। फोटो लोगे? ठीक है, बता सकते हैं, बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बता देते हैं, ठीक है। ट्रेन स्प्लिट का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास जो डेटा है उसको कुछ पार्ट में ट्रेनिंग के लिए रख रहा हूँ, कुछ पार्ट में टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ। सिंपल सा ये मतलब होता है, ठीक है। बट मैं ना मैन्युअली 80% डेटा और 20% डेटा, मान लो मेरे को 80-20 में स्प्लिट करना है, तो मैन्युअली 80% डेटा और 20% डेटा अलग अलग नहीं कर सकता, ठीक है। रीजन बीइंग कि भाई जो मेरा डेटा है, जब मेरा डेटा 100% है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि भाई ये मीन है, ये मीडियन है, ये मॉड है, ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम स्प्लिट करते हैं तो वी वांट कि जो 80% डेटा क्या है। एक मिनट रुकना, आपको मान लो मेरे ओवरऑल डेटा का मीन 3 था, ठीक है। तो हम इस तरीके से डेटा को स्प्लिट करना चाहेंगे, जो 80% डेटा है उसका मीन भी 3 है, 20% डेटा है उसका मीन भी 3 है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, 2.9 2.8 हो गया, 3.1 3.2 हो गया, वो थोड़ा बहुत चल जाता है, बट आसपास है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा गोल ये होता है कि डेटा की ओरिजिनल मेरे डेटा की प्रॉपर्टीज है, और सेम प्रॉपर्टीज मेरे ट्रेनिंग के लिए भी यूज हो, मेरे टेस्टिंग वाले पार्ट में, ठीक है। इसलिए हम मैन्युअली नहीं करते, हम मैन्युअली यूज करते हैं एसक्यूएल में, एक लाइब्रेरी होती है जिसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसको हम यूज करते हैं। तो मैंने तुम्हारे इंपोर्ट किया फ्रॉम sklearn.model import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसी को इंपोर्ट किया। अगर 4 वैल्यूज आएंगी, हाँ, मॉड्यूल इसी का है ना, वो उसी का मॉड्यूल है, तो और किसी में वर्क कैसे करेगा, मेरा पॉइंट। तो अब मेरे पास डेटा है, एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स भी ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट होगा, वाई भी ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट होगा, तो मेरे पास इंडियन 4 तरीके का डेटा आ जाएगा। तो मैंने वही 4 यहाँ पे डिफाइन करे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। इसको मैंने इक्वल टू किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैंने ओरिजिनल डेटा दिया अपना एक्स और वाई दे दिया, ठीक है। टेस्ट साइज रखा मैंने इसको 0.1 नहीं 0.3 कर रहा हूं मैं, ठीक है। कि भाई मैंने टेस्ट साइज 0.3 देने का मतलब है 30% ऑफ डेटा मैंने टेस्टिंग के लिए रखा है, 70% ऑफ डेटा ट्रेनिंग के लिए रखा है, ठीक है। और रैंडम स्टेट इक्वल टू दिया मैंने 42, ठीक है। रैंडम स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई जब मेरा डेटा स्प्लिट हो रहा है, मैंने मान लो एक कोड एक बार स्प्लिट किया, दूसरी बार स्प्लिट किया, तो जरूरी थोड़ा ना कि सेम जो रो थी वो पहले बार भी ट्रेनिंग में जाएगी, दूसरी बार भी ट्रेनिंग में जाएगी, जरूरी नहीं है। उसको तो प्रॉपर्टी सेम रखनी है। मान लो रो नंबर 10 है, पहली बार में ट्रेनिंग में डाल दे उसे, दूसरी बार में टेस्टिंग में डाल दे। मेरे को इस चीज से दिक्कत है, इस चीज से मेरे को दिक्कत इसलिए है क्योंकि जब हम मेन अपने मशीन लर्निंग की पाइपलाइन की बात करते हैं, तो भाई मॉडल ट्रेनिंग के बाद मेरे को इवेल्युएट करना है, मॉडल ट्रेनिंग के बाद मेरे को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन के बाद मेरे को दोबारा भी तो मॉडल ट्रेनिंग करनी है। इवेल्युएशन के बाद मान लो अगर उसका रिजल्ट गंदा आया तो वो दोबारा भी मॉडल ट्रेनिंग करनी है। अब मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर दूंगा अपने मॉडल के लिए, अपने मॉडल को ही तो इंप्रूव करूंगा,
जो मेन डेटा है वो तो मैं सेम ही रखना चाहूंगा हमेशा, है ना। रैंडम स्टेट बेसिकली उसी चीज में मेरे को हेल्प करती है। मैंने रैंडम स्टेट 42 डिफाइन किया, तो अब जब भी मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करूंगा किसी भी कोड में विद सेम डेटा एंड रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, तो जो स्प्लिट करेगा ना वो हमेशा सेम रखेगा उसे। ठीक है, आप 42 की जगह कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है। ठीक है, बट इट्स लाइक कि नॉट नेसेसरी वाला पार्ट आ जाता है भाई। 99% ऑफ द टाइम तो सेम रहेगा, 1% देर आर चांसेस कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे डेटा हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग नंबर पे ये परसेंटेज अलग अलग वेरी करती है। तो 42 मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है, इसलिए मैं हर जगह पे रैंडम सेट 42 ही यूज करता हूँ। आप एक्चुअली कोई भी 2 डिजिट नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आया। इससे मेरे को 4 मेरे डेटा मिले, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। इसके बाद मैंने ट्रेन शेप और टेस्ट शेप देख ली। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए एक्स ट्रेन डॉट शेप किया, टेस्टिंग के लिए एक्स टेस्ट डॉट शेप किया। इसका मेरे को मिल गया कि भाई 801 रोज पे मेरा डेटा ट्रेन हो रहा है, 90 रोज पे मेरा डेटा टेस्ट हो रहा है। रन नहीं किया, इसे एक बार रन कर लो। हाँ, तो 623 रोज पे मेरा डेटा ट्रेन होगा, 268 पे टेस्ट होगा, और कॉलम दोनों में सेम ही है, 6 6, है ना। समझ आया, ट्रेन टेस्ट स्पीड समझ आया बात। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद मैंने कोरिलेशन वगैरह इसके बाद हम बाद में बात करेंगे। आप ट्रेन टेस्ट स्पीड का कोड लिख लो, दिस विल बी लास्ट फॉर टुडे। ठीक है, हमने जो हमारा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे खत्म कर लिया है। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को, अभी दिखाता हूँ कोड वापस। अभी चल रही है, थोड़ी देर उधर वेट कर लो ना, मैं बुला लूंगा आपको। कैपिटल क्या, जैसे नहीं मेरा, अब दिखाओ कहाँ पे आपने क्या चुकी है। मैं देखो स्पेलिंग मिस्टेक ही गई है कहीं पे, या तो आप एक बार खुद देख लो, वरना मैं देख देता हूँ। मैं देख देता हूँ, मैं देख देता हूँ। एक्सेस नॉट डिफाइंड, ऊपर वाले में आपने स्मॉल रखा है ना। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल मिलते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।